ठीक है, चलो सभी लोग देखो इधर, लड़की सभी देखो। ठीक है, हमारा टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 7:04। 4 मिनट लेट है हम लोग, यही बात है ना, 4 मिनट लेट है। चलो 4 मिनट लेट को लेट नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो इधर, हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग समझो, सब लोग आ गया, बायोलॉजी वाला सब, बायोलॉजी वाली सब। 4, 8, 3, 11, 13, 13 लड़की है तो लोग, 15, 16 लड़की तो होगी कम से कम। ठीक है, चलो और लोग एब्सेंट है, लड़का में अपना चाय पीने चला गया है सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे, पहले कहानी थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है और बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या है, यही पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक टॉपिक था हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि हम चाह रहे थे कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना ले। तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए और उसी टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें 3 टूल्स था। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पढ़ लिए हैं। सेकेंड नंबर क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, पढ़ रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, होस्ट। ठीक है ना, तो कल ये क्लोनिंग वेक्टर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लोनिंग वेक्टर थोड़ा सा बड़ा वाला टॉपिक है, ठीक है ना, तो क्लोनिंग वेक्टर कल खत्म हो जाएगा। आज हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर को खत्म कर लेंगे, ठीक है, और कल होस्ट खत्म हो जाएगा। फिर अब ये 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है ना, 2 दिन में मेरे विचार से कल परसों या तरसों तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर। और क्लोनिंग वेक्टर में कौन सा टॉपिक चल रहा है, सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में मैंने बताया हुआ था कि अगर मान लो कि हम रिकम्बिनेंट एक डीएनए बना लिए, उसको प्लाज्मिड वगैरह में जोड़ करके अगर होस्ट के बॉडी में डाल रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो होस्ट के बॉडी में गया कि नहीं गया, यानी कि होस्ट जो है ट्रांसफॉर्म है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलता है सेलेक्टेबल मार्कर से। तो ये सारा का सारा कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर का यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, एक प्लाज्मिड था, तो प्लाज्मिड में हम लोग डीएनए को जोड़ रहे थे, यही काम कर रहे थे ना। प्लाज्मिड में जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। जब जोड़ रहे थे तो वहां पर अगर मान लो कि कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। और यही हमको आगे जाकर के बता रहा था, ठीक है, कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है कि ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, ये 3 प्रकार के बनते हैं, यही बात है ना। अगर मान लो कि हम प्लाज्मिड में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिए और अगर हम उसको होस्ट के बॉडी में डाल रहे हैं तो वहां पर 3 तरीके का होस्ट बनने का चांस है। ठीक है, एक होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है कि प्लाज्मिड उसके अंदर में गया ही ना हो। ठीक है, दूसरा हो सकता है ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, ऐसा हो सकता है कि हम जो वेक्टर डाल रहे हो वेक्टर चला गया होगा लेकिन वो वेक्टर में डीएनए नहीं जुड़ा हुआ होगा, समझ गया ना, यानी कि हो जाएगा नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। तीसरा ऐसा हो सकता है कि वो ट्रांसफॉर्मेंट भी होगा और उसमें प्लाज्मिड भी रिकम्बिनेंट होगा। तो 3 तरीके का लोग हमारे पास बन रहा था। तो अब ये तीनों हमको कैसे पता चलेगा, और यही पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे सेलेक्टिव मार्कर का। ठीक है ना, तो सेलेक्टिव मार्कर हमें यही बताता है कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है ना, लेकिन इसका एक समस्या है, पता है तुम लोगों को समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसके लिए हमको 2 व्यवस्था चाहिए। ठीक है, पहला व्यवस्था क्या, हम लोग क्या कर रहे थे कि जितना भी होस्ट हुआ था हम लोग सबसे पहले उसको एम्पिसिलिन में डाल रहे थे, ये कर रहे थे ना। ठीक है, पहले हम लोग किसमें डाल रहे थे, एम्पिसिलिन में डाल रहे थे, और फिर एम्पिसिलिन में डाल रहे थे, उसके बाद हम लोग फिर उसको टेट्रासाइक्लिन में डाल रहे थे। ठीक है ना, मतलब 2 काम करना पड़ रहा था, तब जाकर के हमको पता चल रहा था कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, रिकम्बिनेंट है कि नॉन रिकम्बिनेंट है। यानी कि ये जो सेलेक्टिव मार्कर है तुम्हारा प्लाज्मिड वाला कहानी, ये थोड़ा सा जो है ना, मतलब लेंदी के जैसे है। लेंदी मतलब थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, तो हम लोग को दूसरा व्यवस्था देखेंगे। ठीक है ना, तो इसका एक डिमेरिट है कि इसके लिए 2 व्यवस्था करना है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। चलो आज का क्लास हम लोग यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, सो समझो सबसे पहले बात। ठीक है, एक कोट लिखा हुआ है सब दिन की तरह, आज भी कभी कभी नहीं भी लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन प्रयास रहता है मेरा कि डेली लिख दे एक बार। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और इंग्लिश तुम लोग आता ही होगा। ठीक है, 2 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है ना, बिहार बोर्ड वाला है। देखो, रिमाइंड योर सेल्फ इफ इट वॉज इजी एवरीवन वुड डू इट। समझ गया ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी काम को कर रहे होते हैं और हमें वो टफ लगता है, हमें वो कठिन लगता है, तो हम छोड़ देते, दूर गया फोन करेगा, नहीं समझा। जैसे मान लो कि अगर हम नीट आईआईटी का पढ़ा दे, ठीक है, थोड़ा सा लेवल का पढ़ाए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, 2-4 दिन एकदम जोश के साथ पढ़ाई होगा, समझ गया ना, विद्यार्थी भी एकदम जोश के साथ रहेगा, पढ़ोगे तुम लोग। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ठंडा जाओगे। ठीक है, जब 11वीं में विद्यार्थी आता है साइंस लेकर के, उसके अंदर कितना जोश रहता है, मतलब वो साइंस लिया रहता है ना।
फिर धीरे 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 समय बीतता है तो उल्टा हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो उसको कठिन लगता है, और जब कठिन लगेगा ना तो उसको छोड़ना चालू करता है, दूर कौन पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी काम जब हमें कठिन लगने लगे तो खुद को याद दिलाओ, एक बार सोचो, ठीक है, ये कठिन है इसीलिए तो हम कर रहे हैं, अगर आसान रहता तो सब कर लेता ना। कहानी समझ में आया? ठीक है, जब भी कोई चीज बहुत कठिन लगे तो याद करो कि अगर ये आसान होता तो सब कर लेता ना। ठीक है, अगर मान लो कि हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का चाहे बीपीएससी का, हमको 4 साल लग रहा है या 3 साल लग रहा है, और हम पूरा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं। भाई अगर इतना ही आसान रहता तो सब डीएम बन जाता ना, अगर इतना ही आसान रहता तो सब आईआईटीएन बन जाता ना। आईआईटीएन का क्यों इज्जत है, एमबीबीएस का क्यों इज्जत है, नीट निकालने वाले विद्यार्थी का क्यों इज्जत है? क्योंकि वो कठिन चीज है, सब लोग नहीं कर सकता है। आप तो सोचो कि 2 घंटा पढ़ के हम कर ले, और नहीं हो रहा है तो दूर छोड़ देते हैं। अरे भाई समझ, अगर आसान रहता तो सब कर लेता। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी तुम लोगों को लगे कि यार ये मतलब कठिन चीज है, हमसे नहीं हो रहा है, बहुत समय लग रहा है, छोड़ देते हैं इसको, बहुत मेहनत करना होता है, तो एक बात याद करना कि भाई कठिन है तो है, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आसान रहता तो सब लोग कर लेता। ठीक है, चलो ठीक है, तो मेरे विचार से तुम लोग ये समझ में आ गया हो। देखो इधर हम लोग अपने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और कहानी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने बताया हुआ था कि देखो हमारे पास जो प्लाज्मिड है उसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है, जो हमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में, ठीक है, अंतर बताता है, हमें पहचानने में मदद करता है कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, लेकिन इसका एक डिमेरिट है। ठीक है, डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है कि इसमें 2 प्लेटिंग करना पड़ता है, यानी कि सबसे पहले हमें उसको एम्पिसिलिन में डालना पड़ेगा। ठीक है, किसमें डालना पड़ेगा? एम्पिसिलिन में डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें उसे टेट्रासाइक्लिन में डालना पड़ेगा। किसमें डालना पड़ेगा? टेट्रासाइक्लिन में डालना पड़ेगा। तो ये 2 समस्या, मतलब 2 स्टेप में काम करना पड़ रहा है। तो हमें क्या लग रहा है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग रहा है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, यानी कि ये जो तरीका है पहचानने का कि कौन रिकम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकम्बिनेंट है, उसका दिक्कत ये है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसीजर है। डिफिकल्ट प्रोसीजर इसीलिए है क्योंकि इसमें 2 प्लेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले तुम लोगों को रखना पड़ेगा किसमें? एम्पिसिलिन में, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन में। तो ये 2 प्लेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक अलग सेलेक्टिव मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, एक तो सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग पढ़ लिए कि भाई प्लाज्मिड पीबीआर 322। ठीक है, तो उसका समस्या क्या समझ में आ गया, मतलब वो कैसे पहचानने में मदद करता है हम ये भी समझ लिए। ठीक है, और हम ये भी समझ लिए कि उसका दिक्कत क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, और ये अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर क्या होगा पता है? हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होगा या प्लाज्मिड होगा। ठीक है ना, हमारे पास एक ऐसा वेक्टर या एक ऐसा प्लाज्मिड होगा, समझ गया ना, जिसके पास एक जीन होगा। जिसके पास क्या होगा? एक जीन होगा। जैसे अभी जो हमारे पास प्लाज्मिड था उसके पास कुछ ऐसा जीन था जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बना रहा था, और हम उस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का इस्तेमाल करके पहचान रहे थे कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब हमारे पास स्पेशल टाइप का वेक्टर होगा, स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड होगा, जिसमें एक ऐसा जीन होगा ना, ठीक है, इसमें एक ऐसा जीन होगा जो क्या करेगा, माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा। यानी कि ये एक ऐसा जीन होगा, ठीक है, इस जीन का बोलते हैं हम लोग लैक जेड। क्या बोलते हैं? लैक जेड, याद रखना है। ठीक है, तुम लोग पढ़ा होगा उस चैप्टर में, लैक ओपेरॉन पढ़े हो ना? नहीं, उसमें लैक था ना, एक्स वाई जेड जीन था 3। ठीक है, तो हम लोग लैक जेड का बात कर रहे हैं। वहां पर एक्स वाई जेड 3 था ना, कि जेड वाई ए, ठीक है, जेड वाई ए, तो हम लोग जेड का बात कर रहे हैं, लैक जेड का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो जीन है लैक जेड है, लैक जेड की क्या विशेषता है, तो ये बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, याद रखना है। और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या करता है, माल्टोज शुगर को डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना, माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा। समझ गया ना, तो ये इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज और लैक जेड का कहानी है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है, साइंटिस्ट एक व्यवस्था बनाता है। साइंटिस्ट व्यवस्था क्या बनाएगा, ये जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज माल्टोज को डाइजेस्ट करता है, तो साइंटिस्ट क्या करेगा, माल्टोज के जैसा एक केमिकल बना लेगा, एक पदार्थ बना लेगा।
ठीक है ना, जिसको जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइजेस्ट करेगा तो वो कलर पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? कलर पैदा करेगा। समझ गया ना? तो माल्टोज के बदले, किसके बदले? माल्टोज के बदले, याद रखना है, ठीक है ना, माल्टोज के बदले, यानी कि इसके बदले, ठीक है ना, एक पदार्थ बनाएगा। क्या बनाएगा? एक पदार्थ बनाएगा, याद रखना है, ठीक है, जो कलर पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? कलर पैदा करेगा डाइजेस्ट होने पर। ये बात याद रखना है, जो कलर बनाता है और वो जो पदार्थ बनाएगा ना साइंटिस्ट, ठीक है, जो कलर करेगा डाइजेशन के बाद, उसको बोलते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो ये बात याद रखना है। यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर हमारे पास दो हो गया, एक पीबीआर 322 वाला जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का इस्तेमाल करके पहचान रहे थे, अब वो हो गया खत्म, ठीक है। अब हम लोग अल्टरनेटिव यानी सेकेंड मेथड है, सेकेंड जो सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग उसका बात कर रहे हैं। तो अब जो हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है, उसमें हम लोग लैक जेड जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो लैक जेड जीन है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, और जब ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करेगा तो ये कलर बनाएगा। क्या बनाएगा? कलर बनाएगा। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये कहानी समझो, ठीक है, इस कहानी को समझो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो रिकम्बिनेंट डीएनए होगा, ठीक है, इसको ऐसा जीन में हम लोग फिट करेंगे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को डिनोट करता है। यानी कि जैसे मान लो कि ये वाला तुम्हारा लाल वाला जीन है, ठीक है ना, तो ये वो जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस जीन को काट देंगे। इस जीन को क्या करेंगे? काट देंगे। समझ गया ना? इस जीन को काट देंगे और यहां पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जोड़ देंगे। समझ गया ना? जैसे इसे पिछला वाला सेलेक्टेबल मार्कर में हम लोग क्या कर रहे थे? हमारे पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन था ना, ठीक है, हम लोग उसको काट के वहां पर अपना जीन फिट कर रहे थे। उसी तरीके से ये जो वेक्टर है इसमें लेक जेड है, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला जीन है। अब हम क्या करेंगे? उसको काट के हटा देंगे और वहां पर हम अपना जीन फिट कर देंगे। समझ गया ना? अब देखो, जब हम अपना जीन फिट करेंगे, ठीक है, तो वहां पर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला जीन है वहां पर हम लोग अपना क्या करेंगे? मतलब डीएनए जोड़ देंगे, जिसके कारण वो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो अब नहीं बनेगा ना। अरे क्योंकि तुम जीन को काटेगा, हटा दिया तो बनेगा नहीं बनेगा। यानी कि वो जो जीन था तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला, वो जीन अब इनएक्टिव हो गया। जैसे वहां पर टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया था ना, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन को काट के हम लोग अपना जीन जोड़े थे, तो टेट्रासाइक्लिन वहां पर इनएक्टिव हो गया था। उसी तरीके से यहां पर हम लोग बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला जीन को काट के हम अपना जीन जोड़ रहा है। तो यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला जीन अब काम का नहीं रहा। समझ गया ना? यानी कि इनएक्टिव हो गया। तो यहां पर भी होगा इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या होगा यहां पर? इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। तो याद रखना है, यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाले जीन का इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है, और पिछला वाला में क्या हो रहा था? टेट्रासाइक्लिन का इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा था। ये बात याद रखना है। समझ गया ना? अब देखो, ऐसे जो कॉलोनी होते हैं वो कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब हमको पता कैसे चलेगा, ठीक है, अब हमको पता कैसे चलेगा कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये वो वेक्टर है, कहानी समझो, सभी लोग कहानी समझो, हमारे पास क्या है? वो वेक्टर है, हमारे पास क्या है? वो वेक्टर है। अब देखो सुनो, अगर हम इसको होस्ट के बॉडी में डालते हैं, समझ में आया तुम लोगों को? देखो थोड़ा समझो, अगर मान लो कि ये हमारा होस्ट है, ये हमारा क्या है? होस्ट है। अगर मान लो कि हम इसमें डालते हैं इसको, ठीक है, तो यहां पर कलर बनेगा। क्या बनेगा? यहां पर कलर बनेगा, क्योंकि ये वाला जीन तो है ही ना। अरे ये कौन जीन है? ये वो जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, ठीक है। तो जब मान लो कि इसमें हम यहां पर डालें और ये कलर बना दिया, तो कलर बनाने का क्या मतलब है? कि ये नहीं कटा हुआ है। अरे कलर बनाने का मतलब हुआ ये नहीं कटा हुआ है, इसका मतलब हम जो बाहर से डीएनए जोड़े हैं वो जुड़ के नहीं किया है, यानी कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कि यहां पर हम जो जोड़े हुए हैं, अगर वो जुड़ा रहता तो ये तो जीन कट गया रहता ना, और जब ये जीन कट गया रहता तो यहां पर कलर कैसे बनता? कहानी समझ आए हम क्या कर रहे हैं? हम सिंपल सा ये बात कर रहे हैं कि जब हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और जब होस्ट कलर नहीं बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि वो रिकॉम्बिनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? वो रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन अगर मान लो कलर बना दिया, ठीक है, अगर कलर बना दिया, इसके मतलब हुआ कि वहां पर हम जो डीएनए इंसर्ट किए हैं वो नहीं इंसर्ट हुआ है, ठीक है। और कलर कैसा कलर बनाएगा? तो ब्लू कलर बनाएगा। ये बात याद रखना है। देखो कितना सिंपल तरीका है, ये कोई जरूरी नहीं है पहले एम्पिसिलिन में डालो फिर टेट्रासाइक्लिन में डालो, उतना सरदर्दी करने का जरूरत नहीं है। समझ गया ना? सीधा यहां पर तू अपना डीएनए जोड़ो, ठीक है, और होस्ट में देखो कलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कलर बन रहा है मतलब भाई, ठीक है,
वो नहीं है रिकम्बिनेंट, वहां तुम डीएनए जोड़े हो, नहीं जुड़ा। अगर कलर नहीं बन रहा है मतलब हाँ डीएनए जुड़ गया है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये देखो बड़ा नॉर्मल सा कहानी है, बहुत ही नॉर्मल सा कहानी है, ठीक है ना। तो इतना आसान था। तो ये भी एक तरीका है किस चीज का, सेलेक्टेबल मार्कर का, ठीक है। तो ये बात याद रखना, समझ गया। तो सेलेक्टेबल मार्कर हमारा खत्म हो गया। जो सेलेक्टिव मार्कर हम लोग पढ़ रहे थे ना, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। सेलेक्टिव मार्कर थोड़ा सा अजीब टाइप का कहानी है, सबको पढ़ना नहीं पड़ता रहता है, उसको 2-4 बार घर पे जाके वीडियो देखो, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। हम ढंग से बताए हुए हैं सेलेक्टेबल मार्कर, सभी लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखो सुनो, कहानी थोड़ा सा समझो। अब देखो ये जो क्लोनिंग वेक्टर है ना, ठीक है, कुछ हम लोग सूक्ष्म जीव का भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर रूप में, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की जगह पर किसी न किसी डीएनए का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे प्लाज्मिड था, तो प्लाज्मिड क्या था, प्लाज्मिड एक क्लोनिंग वेक्टर है। प्लाज्मिड क्या है, क्लोनिंग वेक्टर, यानी कि प्लाज्मिड का इस्तेमाल हम लोग वेक्टर के रूप में करते हैं। लेकिन प्लाज्मिड क्या है, एक डीएनए है ना। और जब हम क्लोनिंग वेक्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे, तो वहां पर बताए भी थे कि जो वेक्टर होगा ना, वो जनरली एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा वो, क्या होगा वो, डीएनए मॉलिक्यूल होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्लोनिंग वेक्टर, कभी कभी क्लोनिंग वेक्टर डीएनए नहीं होगा, डायरेक्ट कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है ना। और वो इस्तेमाल होगा एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, समझ गया ना। देखो कभी कभी पैथोजेंस, ठीक है, को यूज कर लिया जाता है मतलब वेक्टर के रूप में, ठीक है, ताकि जो हमारा जीन वगैरह सब है उसको हम प्लांट या एनिमल्स पर डाल सके, ठीक है। जैसे देखो एक पैथोजन का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, पैथोजन समझते हो ना, बीमारी फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको बोलते हैं पैथोजन या सूक्ष्म जीव, समझो तुम सिंपल भाषा में, ठीक है। तो कुछ सूक्ष्म जीव का हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, किस चीज में, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में, ठीक है ना। अब देखो उसमें से एक का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेलिफेसियंस, ठीक है, ये बात याद रखना है, समझ गया ना। तो एक पैथोजन है डाइकॉट प्लांट का, ठीक है, यानी कि जो डाइकॉट प्लांट होता है उसमें बीमारी फैलाने का काम करेगा। और एक है रेट्रोवायरस, कौन सा वायरस, रेट्रोवायरस। बिहार बोर्ड यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा होगा रेट्रोवायरस से। तो रेट्रोवायरस के बारे में याद रखना है कि अगर तुम्हारे पास कोई नॉर्मल सेल है, कौन सा सेल है, नॉर्मल सेल है, तो उसको ये कैंसर में कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देगा। ये बात याद रखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव कभी ना कभी बिहार बोर्ड पूछा होगा, ठीक है, कि नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कौन कन्वर्ट करता है, तो रेट्रोवायरस। ये बात याद रखना है। तो देखो ये दो है, ठीक है ना, ये दो है जिसका इस्तेमाल होता है वेक्टर ग्रुप में, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर, ठीक है, जो एग्रोबैक्टीरियम है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये टी डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। एक नॉर्मल प्लांट सेल है उसको ट्यूमर में, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। अभी जो ट्यूमर सेल है वो केमिकल प्रोड्यूस कर सकता है। और कौन है, कौन है लड़का सब, इसको नोट करना है तुम लोगों को। नोट करना है कि पूरे खत्म कर दे, बस ये तो ही बचा हुआ, खत्म कर देते हैं। चलो देखो इधर, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट पैथोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं वेक्टर ग्रुप में, ठीक है। ए सुनो इधर, कोई शोरगुल नहीं करोगे। डायरेक्ट हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल कर, पैथोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं वेक्टर ग्रुप में। उसमें से एक का क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम नाम है। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ना, ये हम लोग क्या करते हैं इसमें, एग्रोबैक्टीरियम टी डीएनए, ठीक है ना, कौन सा डीएनए, टी डीएनए, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम टी डीएनए को डिलीवर कर सकता है, ठीक है। और ये जो टी डीएनए है ये क्या करेगा, जो नॉर्मल प्लांट सेल है, ए लड़का कौन सा सेल है, जो नॉर्मल प्लांट सेल है, ठीक है, उसको ट्यूमर में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, ट्यूमर में, ठीक है। ये बात याद रखना है, ये जो टी डीएनए है ये नॉर्मल सेल को किसमें कन्वर्ट करेगा, ट्यूमर में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो टी डीएनए को अगर हमें प्लांट में डालना है तो वहां पर इस्तेमाल होता है एग्रोबैक्टीरियम, ये बात याद रखना है, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है ना, ये भी एक तरीके का एग्रोबैक्टीरियम है जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको मॉडिफाई किया गया है क्लोनिंग वेक्टर के रूप में, ठीक है ना, जो पैथोजेनिक नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल किया जाता है जीन को भेजने के लिए, ठीक है ना। उसका नाम है ट्यूमर टीआई प्लाज्मिड, कौन सा प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ये बात याद रखना। ये टीआई प्लाज्मिड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टीआई प्लाज्मिड क्या है, टीआई प्लाज्मिड एक तरीके का पैथोजन है, ये एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है ना। लेकिन ये बीमारी नहीं फैलाता है, ये पैथोजेनिक नहीं होता है बल्कि ये वेक्टर ग्रुप में इस्तेमाल किया जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, टीआई प्लाज्मिड नॉर्मल सेल को ट्यूमर में कन्वर्ट करता है, ये भी हम देख लिए। अब देखो ये जो रेट्रोवायरस है
ये रेट्रोवायरस एनिमल्स में कहानी करता है, ठीक है, और ये नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदलेगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। तो डिजायरेबल जीन को हम लोग एनिमल सेल में भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो दो चीज था, एक था क्या, टीआई प्लाज्मिड, कौन सा प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, और एक हो गया तुम्हारा रेट्रोवायरस, कौन सा वायरस, रेट्रोवायरस, ठीक है। अब ये जो रेट्रोवायरस है ये भी कैंसर बनाता है, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल सेल है उसको कैंसर सेल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन किस में, एनिमल्स में, किस में, एनिमल्स में। लेकिन ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये भी नॉर्मल सेल को ट्यूमर कन्वर्ट करेगा, लेकिन किस में, प्लांट्स में, ठीक है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आज हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, नहीं बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो गया, ठीक है, क्लोनिंग फैक्टर हमारा खत्म हो गया। मतलब तीन चीज था ना, एक चीज क्या नाम था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा क्लोनिंग फैक्टर, ये दोनों खत्म हो गया, ठीक है ना। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे होस्ट, क्या पढ़ेंगे, होस्ट। और होस्ट हम चाहे तो अभी भी खत्म कर दे, ठीक है, लेकिन उतना नहीं करना है, ठीक है। तो कल हम लोग होस्ट को खत्म कर देंगे, ठीक है, फिर हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो लगभग हमारा ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है। चलो तो समय है, आराम से नोट करो बैठ के। क्या क्या सिलेक्टेड मार्कर नहीं भेजे हैं, चलो तो आज हम भेज देते हैं ना, ठीक है, आज भेजेंगे तो पूरा चल जाएगा, पूरा शुरू से जाता है ना। चलो यहां से लिखना था, नोट करो क्या